पढ़े थे आर्थिक नीति के अंदर मुद्रा नीति और राजकोषीय नीति। क्लियर है? कोई डाउट? चलो तो आगे बढ़ते हैं अपन। हेडिंग डालना आर्थिक नीति का महत्व। अब आर्थिक नीति के अंदर दोनों तो पढ़ लिया, अब आर्थिक नीति के महत्व लिखेंगे। ठीक है, हेडिंग डालना आर्थिक नीति का महत्व। पहले क्या लिखे थे? आर्थिक नीतियों के उद्देश्य लिखे थे। ठीक है, उसके अंदर दोनों उसके टाइप्स पढ़ लिए। अब लिखिएगा प्रकार पढ़े एक प्रकार से मौद्रिक नीति और राजकोषीय नीति पढ़ ली। अभी ये निकालो आर्थिक नीति का महत्व। ठीक है, तो आपके मौद्रिक नीति और राजकोषीय नीति के उद्देश्य थे, उन्हीं उद्देश्यों को मिक्स करो तो आपका आर्थिक नीति के उद्देश्य बनते हैं। फिर भी चलो लिख लेते हैं पहला पॉइंट बेरोजगारी का समाधान। दूसरा पॉइंट सॉल्यूशन टू अनएम्प्लॉयमेंट। सार्वजनिक क्षेत्र के विकास डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी। सार्वजनिक क्षेत्र के विकास। अगला पॉइंट नियोजित विकास को प्रोत्साहन। नियोजित विकास को प्रोत्साहन। प्रमोटिंग लैंड डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी। अब इसमें अपन क्या लिखा है? नियोजित विकास को प्रोत्साहन। नियोजित विकास का मतलब क्या होता है? हमारे देश में विकास के लिए कौन सी योजना बनाई जाती है? पंचवर्षीय योजना, 5 ईयर प्लान। तो 5 साल का पहले हम लोग क्या करते हैं? प्लान बनाते हैं 5 साल में हमारे भारत देश को कहां तक पहुंचाना है, क्या क्या नीतियां हम लोग अपनाने वाले हैं। ठीक है, तो ये 5 ईयर प्लान होता है ना। सुनिए ना, पंचवर्षीय योजना के बारे में चुनाव वाली पंचवर्षीय योजना की बात नहीं कर रहा हूं, इकोनॉमिक पॉलिसी की पंचवर्षीय योजना की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो अभी कौन सा इकोनॉमिक पॉलिसी एप्लीकेबल है, कौन से नंबर का 5 ईयर प्लान चल रहा है, ये आप लोग ऑनलाइन पता करके आना और उसको नोट्स में लिखना। ठीक है, आपकी कौन सी नंबर की इकोनॉमिक पॉलिसी चल रही है, ठीक है, कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही है, इसके बारे में डिटेल पता करना और अब तक कितनी आ चुकी है पॉलिसी ये पता करना है। ठीक, चलो नेक्स्ट पॉइंट नागरिकों का अधिकतम सामाजिक कल्याण। सोशल वेलफेयर ऑफ नागरिकों का अधिकतम सामाजिक कल्याण। सोशल वेलफेयर ऑफ सिटीजन। ये पॉइंट लिख लिए। क्लियर? चलो नेक्स्ट हेडिंग डालना आर्थिक नियोजन, इकोनॉमिक प्लानिंग। इसमें लिखिए इसका अभिप्राय केंद्रीय सत्ता द्वारा देश में उपलब्ध केंद्रीय सत्ता द्वारा देश में उपलब्ध प्राकृतिक एवं मानवीय संसाधन, देश में उपलब्ध प्राकृतिक एवं मानवीय संसाधन को संतुलित ढंग से
को संतुलित ढंग से एक निश्चित अवधि के लिए निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करना जिससे देश का आर्थिक विकास हो सके। मतलब आर्थिक नियोजन का मतलब क्या है? जो भी आपका उद्देश्य है, जितना देश का विकास करना चाहते हैं, उसके लिए जितना भी आपके पास आर्थिक या प्राकृतिक है ना, प्राकृतिक या मानवीय संसाधन है, उसका सदुपयोग करना, ताकि हमारे जो देश का लक्ष्य है उसकी प्राप्ति हो सके। ठीक है, उसके संसाधन का उपयोग को हम आर्थिक नियोजन कहते हैं। अब नियोजन कैसे करेंगे? जब जो साधन है उसको सही तरीके से उपयोग अगर करना है हमको भविष्य में, तो पहले से प्लान करेंगे कि आगे इतना हमारे पास पैसा है और उसको यहाँ पे यूटिलाइज करेंगे, है ना, उसको ग्रोथ करने में, डेवलप करने में अपन नीतियां बनाते जाएंगे। ठीक, लिखना आर्थिक नियोजन के उद्देश्य है जी। इसको इंग्लिश में लिखना इकोनॉमिक प्लानिंग मीन्स the use of natural and human resources by the central government in balanced way so as to achieve predetermined goal in a given period of time। It means rapid economic development of the country। It means rapid economic development of the country। अब हेडिंग आ गया आर्थिक नियोजन के उद्देश्य ऑब्जेक्टिव्स। इसके तीन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। पहला लिखना आर्थिक उद्देश्य, दूसरा सामाजिक उद्देश्य, आर्थिक उद्देश्य, सामाजिक उद्देश्य और राजनीतिक उद्देश्य। आर्थिक उद्देश्य के में ब्रैकेट में लिखना आर्थिक संपन्नता, आर्थिक संपन्नता। सामाजिक उद्देश्य में लिखना सामाजिक कल्याण, सोशल वेलफेयर। और राजनीतिक उद्देश्य में लिखना सुरक्षा व शांति, सेफ्टी एंड पीस इन द कंट्री। सामाजिक राजनीतिक उद्देश्य क्या हो जाएगा कि देश में सुरक्षा बनी रहे और देश में शांति बनी रहे। ठीक है, अब हेडिंग डालना आर्थिक पर्यावरण में सरकार की भूमिका। ये सब इतने सारे पॉइंट्स सब हम आर्थिक पर्यावरण में इसलिए पढ़ रहे क्योंकि इस टॉपिक से पेपर में क्वेश्चन आते ही आते हैं।
ठीक है, कल्चरल या सोशल में उतने ज्यादा नहीं आते जितने इकोनॉमिक में आते हैं, इसलिए इसको ज्यादा डिटेल में पढ़ना है। देखना, आर्थिक पर्यावरण निर्माण में सरकार की भूमिका। आर्थिक पर्यावरण निर्माण में सरकार की भूमिका। ठीक है, तो सरकार क्या क्या काम कर सकती है इसमें? पहला पॉइंट लिखना, नियमनकर्ता की भूमिका। सरकार क्या कर सकती है? नियम बना सकती है। ठीक है, और जैसे कि मैंने बताया, बैंक को कौन रेगुलेट करता है? आरबीआई। शेयर मार्केट को कौन रेगुलेट करता है? सेबी। तो इन लोगों को कौन रेगुलेट करता होगा? सेबी और आरबीआई को सरकार। सरकार ने जैसा बोला सेबी वैसा नियम बनाए, सरकार ने जैसा बताया वैसे आरबीआई नियम बनाए। तो कहीं ना कहीं सबको कौन कंट्रोल कर रहा है? सरकार। और सरकार ही सबके लिए क्या करेंगे? नियम बने, रूल्स बना रही है, ताकि रूल्स को फॉलो करेंगे तो एक सिस्टमेटिक ऑर्डर आएगा। जैसे कि मान लो स्कूल या कॉलेज में यूनिफॉर्म है, तो यूनिफॉर्म से सबको क्या लगेंगे? सिस्टमेटिक लगेंगे। ठीक है, तो इसके लिए सरकार क्या करती है? नियम बनाती है। अगला पॉइंट, प्रवर्तन या संवर्धन की भूमिका। प्रवर्तन या संवर्धन की भूमिका, रोल एज अ प्रमोटर। नेक्स्ट, नियोजनकर्ता के रूप में, नियोजनकर्ता के रूप में सरकार की भूमिका। लास्ट पॉइंट, उद्यमिता की भूमिका। वाला लिखना, प्लानर, कंट्रीब्यूशन। उद्यमिता की भूमिका, तो उद्यमिता मतलब क्या हो गया? सरकार जो है लघु उद्योग, कुटीर उद्योग या स्टार्टअप इंडिया को क्या करती है? सरकार प्रमोट करती है। ठीक है, ताकि लोगों में एंटरप्रेन्योरशिप वाली या उद्यमिता की भावना बढ़े, तो से हर कोई तरह का व्यवसाय करेगा, व्यवसाय से और लोगों को रोजगार देगा, और उससे क्या होगा? देश का आर्थिक विकास सब होगा। ठीक, तो यहाँ पे सरकार उद्यमिता की भूमिका भी निभाती है। अब इकोनॉमिक एनवायरनमेंट कंप्लीट, नेक्स्ट है अपना राजनीतिक पर्यावरण। लिखना, राजनीतिक पर्यावरण, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। लेकिन डाला, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में राजनीतिक में क्या हो जाएगा? राजनीति आ जाएगी। ठीक है, तो उससे रिलेटेड क्या क्या हम पढ़ते हैं? सबसे पहले अपन जो अभी लास्ट पॉइंट में पढ़े थे ना, उसमें क्या लिखे थे? राजनीतिक उद्देश्य, उसके अंदर लिखे थे सुरक्षा और शांति। ठीक है, सुरक्षा और शांति। तो राजनीतिक पर्यावरण का मुख्य उद्देश्य यही है कि सुरक्षा देश में बनी रहे और शांति देश में बनी रहे, उसी से रिलेटेड हमको इसमें पढ़ना है। देखना, राजनीतिक पर्यावरण के अंतर्गत, राजनीतिक पर्यावरण के अंतर्गत देश में सामान्य स्थिरता एवं, सामान्य स्थिरता एवं शांति और राजनीतिक परिस्थितियां शामिल हैं, और राजनीतिक परिस्थितियां आगे लिखना, पैराग्राफ चेंज करके, राजनीतिक अशांति, राजनीतिक अशांति एवं कानून व्यवस्था में, राजनीतिक अशांति
एवं कानून व्यवस्था में खतरे के कारण व्यवसायिक क्रियाओं में अनिश्चितता आ सकती है। Political environment includes stability and peace, and it also includes political condition of the selected party. Political XAPOC मतलब उधर पुधर, ठीक है, एंड लीगल डेंजर leads to uncertainty in business activities. ठीक है, तो अगर देश में राजनीतिक अशांति का माहौल रहेगा, है ना, कानून से खतरा रहेगा, तो उससे क्या होगा? व्यवसायिक क्रियाओं में क्या होगा? वृद्धि होगी। तो क्या होगा? लिखिए ना, पढ़ो ना, क्या लिखिए? व्यवसायिक क्रियाओं में क्या होगा? अनिश्चितता। अनिश्चितता मतलब अनसर्टेनिटी। अभी बिजनेस अच्छा चल रहा है, अचानक से अगर पूरे देश में महाबंद का ऐलान हो जाता है, ठीक है, 15 दिन के लिए सब कुछ बंद, तो इससे क्या होगा? व्यवसाय को नुकसान होगा। अगर मान लो मेरा टेक्निक्स का दुकान है, ब्रेक रखा हुआ है, ब्रेक तो 3 दिन में खराब हो जाएगा, 15 दिन के लिए वो लोग बैन कर दिए सामान बेचने से। तो ऐसे क्या होता है, देश में जो भी पॉलिटिकल पार्टी है, अगर उस पॉलिटिकल पार्टी आने की वजह से पूरे राज्य में या देश में हड़ताल चल रहा है, दंगा चल रहा है, तो पूरे देश का व्यवसाय खराब होगा। एग्जाम्पल नेपाल, पता चला कि नेपाल में क्या हुआ? हाँ, तो न्यूज पता करना, समझना। उसमें क्या है, जेनजी जो अभी के यंगस्टर्स है, वो क्या हुआ ना कि जो नेता लोग होते थे वहां, ठीक है, जो मतलब बड़े बड़े नेता है नेपाल के, उनके बच्चे लोग क्या करते थे, एकदम रईसों वाली जिंदगी जीते थे, और वो लोग उसके फोटोज वगैरह इंस्टाग्राम में डालते थे। बहुत अच्छी लाइफस्टाइल जीते, लग्जरियस लाइफस्टाइल उसकी। तो उसको ही लेकर के कुछ विवाद हुआ कि वहां के जो लोग थे ना, आम जनता के यंगस्टर थे, वो बोले हम इतनी गरीबी में, इतनी बेरोजगारी में रह रहे हैं, और वो लोग हमारे ही पैसा खा करके हमसे मतलब इतने आगे बढ़ गए। ठीक है, तो इसी चीज को लेकर के छोटा सा विरोध हुआ, पूरे देश में उथल पुथल का माहौल बन गया। ठीक है, लगभग ऐसे ही तर्क होगी, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, तो लोग उसको पढ़ के और श्योर करना है सही बोलोगे गलत, और भी रीजन हो सकते हैं, बट जितना सामने आया वो ये रीजन था कि मतलब सरकार से नाखुश थे। क्यों? क्योंकि यंगस्टर्स की जो जरूरत है, अच्छी रोजगार, है ना, अच्छी पढ़ाई, और वो सब चीजें उनको नहीं मिल रहा था, जिसकी वजह से वो सरकार के खिलाफ चले गए। ठीक है, और वहां के सरकार में भी किसी ने प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट को तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया, ये सब देख करके मतलब इतनी सिचुएशन बिगड़ गई। ठीक, तो सरकार का जो पॉलिटिकल पार्टी है, उसकी वजह से देश में शांति का माहौल बना रहना चाहिए। अशांति रहेगी तो व्यवसाय में प्रॉब्लम होगी। ठीक है, चलो आगे लिखना, वैधानिक पर्यावरण, लीगल इन्वायरमेंट, पहले लिखना, लिखना वैधानिक पर्यावरण से आशय, वैधानिक पर्यावरण से आशय उन नियम और कानून से है, वैधानिक पर्यावरण से आशय
उन नियम और कानून से है जो किसी व्यवसाय को चलाने के लिए जो किसी व्यवसाय को चलाने के लिए बनाए जाते हैं। अब इसी में हेडिंग डालना वैज्ञानिक पर्यावरण के सिद्धांत। अब ये क्यों है भाई? देश में जितने भी बिजनेस है उसको सही से चलाने के लिए नियम बनाया गया है। मतलब उस नियम के बाहर ही नहीं जा सकते व्यवसाय, उस नियम के अंदर में रह करके उनको काम करना जरूरी है। ठीक, तो उसके सिद्धांत क्या क्या है? प्रिंसिपल्स ऑफ लीगल एनवायरनमेंट। पहला, आर्थिक न्याय। आर्थिक न्याय। दूसरा पॉइंट, स्वतंत्रता। स्वतंत्रता किसको? पब्लिक सेक्टर हो चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, है ना, वो लोग अपना व्यवसाय कर सकते हैं। भारत में कहीं पे भी जिस चीज का आपको लगे उस नियम के अंदर में रह करके आप बिजनेस कर सकते हैं, कोई आपको रोक नहीं सकता। ऐसे नहीं कि आप बोले मैं इसका कॉम्पिटिटर मेरे बाद में क्यों दुकान खोल, आप रोक सकते हैं उसको? नहीं रोक सकते। अगर वो कानून का नियम फॉलो करके किया है तो उसको रोका नहीं जा सकता है। ठीक, अगला पॉइंट, समानता। इकोनॉमिक जस्टिस, फ्रीडम, इंडिपेंडेंस। फिर थर्ड पॉइंट है इक्वालिटी। मतलब सब लोग अलग अलग भी होते हैं, कानून की नजर में सब क्या है? बराबर। ठीक है, तो कोई छोटा उद्योग वाला है, मीडियम उद्योग वाला है, बड़ा उद्योग वाला है, सभी कानून की नजर में क्या है? बराबर है। अगर पॉलिथीन बैन का नियम बनाया गया है तो दुकानदार के लिए भी, मॉल वालों के लिए भी और ठेले वालों के लिए भी। ठीक है, सबको उसका पालन करना पड़ेगा। लास्ट पॉइंट, बंधुत्व। बंधुत्व, भाईचारा। भाईचारा को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? फ्रेंडलीनेस। फ्रेंडलीनेस एंड कोऑपरेशन, भाईचारा। ठीक है, तो मतलब जितने भी लोग देश में काम कर रहे हैं तो उनके बीच में क्या होना चाहिए? दो बिजनेस के बीच में लड़ाई झगड़े नहीं होने चाहिए। ठीक है, जिससे कानून का भी समय बर्बाद होगा और व्यवसाय भी बर्बाद होगा। तो उसको एकदम सेफ रखना है आपको। सबके बीच में क्या होना चाहिए? बंधुत्व की भावना होनी चाहिए कि ऑल इंडियंस आर माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, बस बोलने के लिए नहीं, है ना, सबको सहयोग दे देना है आपस में। ठीक, अब लिखना हेडिंग, ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बन सकता है। वैज्ञानिक पर्यावरण में व्यवसाय संबंधी आधारभूत अधिनियम। वैज्ञानिक पर्यावरण में व्यवसाय संबंधी आधारभूत नियम। मतलब बहुत सारे ना रूल्स और एक्ट बनाए गए हैं, है ना, जो क्या करते हैं? हमारे बिजनेस के लीगल एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करते हैं। देखना, बिजनेस रिलेटेड एक्ट इन लीगल एनवायरनमेंट। पहला है आयकर अधिनियम। आयकर अधिनियम 1961। उसमें बार बार चेंजेस भी आए, 61 में आया था, फिर 62 में आया। ठीक है, फिर वार्षिक वित्त अधिनियम 2012-13 में आया है। तो मेन आयकर अधिनियम पे छोड़ देते हैं क्योंकि उसमें सब पूरा इनकम टैक्स वाले चैप्टर में पढ़ना ही, तो उसको छोड़ दे। दूसरा देखना, विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। बीमा भूपेश को, ठीक है, याद आया, पढ़े हो कॉलेज में? प्रबंधन अधिनियम,
1999। अब इससे पहले इसका एक और नाम हुआ करता था, फेरा, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, उसको बदल दिया गया और 1999 में उसका नाम पड़ गया फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ये भी हम लोग जब इंटरनेशनल बिजनेस में पढ़ेंगे ना तो आने वाला है टॉपिक, इसलिए इसको अभी छोड़ देते हैं, सिर्फ नाम लिख करके। अगला लिखना औद्योगिक अधिनियम, इंडस्ट्रियल एक्ट या इंडस्ट्रियल पॉलिसी एक्ट 1991। हाँ, अगला लिखना है इसी के अंदर औद्योगिक अधिनियम के अंदर एक नियम आता है, उसको लिखना। औद्योगिक अधिनियम के अंदर ना पॉइंट लिखना फर्स्ट और सेकंड, ठीक है। फर्स्ट लिखना MRTE एक्ट, MRTE एक्ट, हिंदी में उसका फुल फॉर्म लिखेंगे एकाधिकार एवं प्रतिबंधक, एकाधिकार एवं प्रतिबंधक व्यापार व्यवहार अधिनियम, मोनोपोली एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड पॉलिसी। दूसरा लिखना उसी का न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी, नई औद्योगिक नीति, इंडस्ट्रियल पॉलिसी नई औद्योगिक नीति। नई औद्योगिक नीति में खास बात कही गई थी एफडीआई के बारे में। एफडीआई मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, मतलब विदेश के लोग हमारे देश में डायरेक्ट एंट्री करके बिजनेस चालू कर सकते हैं और उसमें वो लोग कितना परसेंट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, 51% तक का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है। मतलब अगर यहाँ पे व्यवसाय बोल रहे भारत में तो 51% वो लोग उसमें क्या कर सकते हैं, पैसा लगा सकते हैं, ठीक है, बाकी पैसा इंडिया का है। अधिकारी व प्रतिबंधक व्यापार व्यवहार अधिनियम, मोनोपोली एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड पॉलिसी, ट्रेड पॉलिसी। तो औद्योगिक अधिनियम कितने नंबर का था, चौथे नंबर का, तीसरा, तीसरा था। चौथा लिखना श्रम एवं संघ संशोधन अधिनियम, लेबर एक्ट लिख सकते हैं इसको अपन, लेबर एक्ट, श्रम एवं संघ संशोधन अधिनियम। ये सबसे पहले आया था 1926 में, फिर उसके बाद इसमें चेंजेस हुए 2001, ठीक है। ये लेबर से रिलेटेड है, कर्मचारियों को कैसा काम मिलना चाहिए, कैसा उनको वेतन देना चाहिए, मिनिमम कितना पैसा देना चाहिए, ठीक है, ये सब चीजें उसमें है। अगला लिखना जो अपने को थोड़ा डिटेल में पढ़ना रहेगा, पांचवा पॉइंट है, ठीक है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2002, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2002। तो ये किसके ऊपर है, उपभोक्ताओं के ऊपर। उपभोक्ताओं के अधिकार होते हैं, कितने अधिकार होते हैं, उपभोक्ताओं के कितने अधिकार होते हैं, 6 होते हैं ना। और उपभोक्ताओं को अगर कहीं कोई समस्या होती है तो वो कंप्लेन कर सकते हैं क्या, हाँ, कहाँ कंप्लेन कर सकते हैं, 3 लेवल होते हैं उसके, कौन कौन से, हाँ, लोकल लेवल और स्टेट लेवल और नेशनल लेवल, ठीक है, वहां तक वो लोग जा सकते हैं। सब में अमाउंट फिक्स है कि इतने लाख तक का होगा, तो लोकल में, और इससे ज्यादा का होगा तो स्टेट में जाओ, फिर नेशनल में जाओ, ठीक। उसी के बारे में अपन लोग पढ़ने वाले हैं, लिखना। हाँ, इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम
कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2002 देखा उपभोक्ता के हितों को उपभोक्ता के हितों को और अधिक संरक्षण देने के लिए यहाँ पे और अधिक क्यों बोला गया क्योंकि उपभोक्ताओं के अधिकारों को संरक्षण तो मिल रहा था कैसे मिल रहा था सरकार ने नियम बना दिए कि आप जो भी प्रोडक्ट बेच रहे हो उसमें आपका एमआरपी डेट बैच नंबर एक्सपायरी डेट सब चीजें लिखा होना चाहिए आप क्या क्या इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल करके सब चीजें लिखी होनी चाहिए तो इससे कस्टमर्स को जानकारी तो होने लग गई है ना कि प्रोडक्ट के लिए मतलब घाटा नहीं हो रहा आपको 1 किलो बोलकर 1 किलो ही दिया जा रहा है ना शुद्धता और गुणवत्ता की पहचान तो वहां पे होगी पर उसके बाद भी हमारे कस्टमर के साथ अगर चीटिंग हो रही है तो उसका वो लोग कैसे सामना कर सकते हैं ठीक है तो उपभोक्ताओं के हितों को और अधिक संरक्षण प्रदान करने के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 1986 में वर्ष 1991 और वर्ष 1991 और वर्ष 1993 में विभिन्न प्रकार के संशोधन किए गए किंतु सफलता प्राप्त नहीं हुई इसलिए भारत सरकार द्वारा एक अत्यधिक व्यापक संशोधन वर्ष 2002 में किया गया जिसे 15 मार्च 2003 में लागू किया गया मतलब बना था 2002 ठीक है पर क्वेश्चन में कभी पूछ दिया कब अप्लाई किया गया था पूरे भारत देश में 2002 या 2003 तो 2003 तारीख से भी पूछता है 15 मार्च या 15 मई या 15 सितंबर या 15 नवंबर ऐसे 4 ऑप्शन दे देगा तो वो याद रखना ठीक चलो उसमें 2001 को बताया था उसमें 1926 अच्छा श्रम संशोधन वाले में ना अपन क्या कुछ लिखिए के अंदर नहीं लिखिए तो उसमें लिख दो डेट 1 अगस्त 2001 पर वो उतना ज्यादा नहीं इम्पोर्टेंट नहीं है ये सिलेबस में छपे हुए हेडिंग में नहीं है ठीक है जो छपे हुए हेडिंग है ना उसको ज्यादा नहीं देखना पड़ेगा सप्लीमेंट हेडिंग उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के उद्देश्य उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के उद्देश्य पहला पॉइंट अनैतिक क्रियाकलापों के खिलाफ संरक्षण प्रोटेक्शन फ्रॉम अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस क्रियाकलापों के खिलाफ संरक्षण ठीक है तो जो व्यापारी होता है ना वो उपभोक्तावाद के चलते क्या करते हैं सामान सस्ते से सस्ता लेने के लिए
मिलावट करता है, 1 किलो गोल्ड करके 900 ग्राम देता है, सस्ती चीजें मिलावट करते हैं। अब मान लो बेसन कितना महंगा है, बहुत महंगा है बेसन, पर आप जाओगे नमकीन गाठिया और सेव खरीदने के लिए वो उससे सस्ता मिल जाएगा, तो सस्ती क्वालिटी का बेसन इस्तेमाल करें। चना का रेट पूछो के अलग रेट है और बेसन का रेट पूछो के अलग है, बहुत फर्क है उसमें। तो वो कैसे आ रहा है, मिलावट। तो पूरा चना दाल नहीं, उसमें चावल का आटा मिक्स होगा या कुछ और मिक्स होगा, ठीक। तो वो चीजें है। तो इसके लिए क्या करना है, उपभोक्ताओं को प्रोटेक्शन देना है, ठीक, उनको संरक्षण देना है। दूसरा पॉइंट लिखना, उपभोक्ताओं को हुई क्षति के लिए, उपभोक्ताओं को हुई क्षति के लिए क्षतिपूर्ति दिलवाना, क्षतिपूर्ति दिलवाना। इसका मतलब क्या हुआ कि जितने भी उपभोक्ता है, अगर उसको आपका प्रोडक्ट इस्तेमाल करने की वजह से नुकसान हुआ है ना, कोई आप सामान लेकर गए जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉनिक आयरन लेकर गए, प्रेस कपड़ा प्रेस करने का, और उसको इस्तेमाल करके पूरे घर की लाइट पंखा सब जल गया है ना, शॉर्ट सर्किट हो गया, तो उसके लिए आप क्लेम कर सकते हैं मेरा इतना नुकसान हुआ, मुझे इतना पैसा चाहिए बन पाया, ठीक है। तो वो किससे मिलेगा, इसी संरक्षण अधिनियम के तहत उसको मिल सकता है जो भी नुकसान है। जैसे एग्जाम्पल ओला गाड़ी जो चल रही है, इसमें खराब हो जा रही है, तो वो लोग जाके कंज्यूमर प्रोटेक्शन के खिलाफ केस कर सकते हैं कि मुझे इस गाड़ी को लेने की वजह से इतना नुकसान हुआ है और जो भी चीजें हुई, तो मुझे इसका क्लेम चाहिए। तो उसके लिए लोग अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ सकते हैं, ठीक। अगला पॉइंट लिखना, विपणन नियंत्रण, विपणन नियंत्रण हेतु तंत्र की स्थापना, तंत्र की स्थापना। दूसरा पॉइंट लिखना, टू sue for damage caused to customer, mechanism to control marketing। अब यहाँ पे विपणन की बात की गई, विपणन की पूरा बोला गया, उसको नियंत्रित करने की जरूरत है बोला गया। क्यों, क्योंकि जितना विपणन की एक्टिविटी की जाती है वो कहीं ना कहीं अनैतिक भी होती है। जैसे टीवी में बताया जा रहा है किसान फ्रेश टमाटो बेचा है, उसमें टमाटो फ्रेश है ही नहीं, सिर्फ उसका पिक्चर इस्तेमाल किया जा रहा है, कलर डाला गया है। ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट है जो एडवर्टाइजमेंट में बताते हैं कुछ और रियल में उसमें वो चीज होती नहीं, ठीक है। जैसे क्या बोलते हैं, हॉर्लिक्स या कॉम्प्लेन पीने से टॉलर स्ट्रॉन्गर शार्पर रन होते हैं, पर वो रियल लाइफ में नहीं होता है ऐसा, उसमें इतना शुगर बच्चों के लिए नुकसानदायक है, ठीक है। तो बहुत सी चीजें ऐसी है जो बताई कुछ जाती है, एनर्जी ड्रिंक बोलते हैं और एनर्जी ड्रिंक में एनर्जी जैसा कुछ रहता नहीं, तो बहुत सारे फॉल्स प्रोमिसेस होते हैं जो एडवर्टाइजमेंट के थ्रू किए जाते हैं, जो पॉसिबल ही नहीं होते, तो उनको कंट्रोल किया जाए, है ना। उनकी जो एडवर्टाइजमेंट एक्टिविटीज को कंट्रोल किया जाए। पार्ले जी में या किसी भी चीज में बोलते हैं 20% एक्स्ट्रा, 25% एक्स्ट्रा, जबकि ऐसा कुछ नहीं करता है ना। जितना मिल रहा होता है पहले उतना ही मिलता है, बस उसमें पैकेजिंग थोड़ी चेंज कर देते हैं, एक आध दस के बढ़ा देते हैं और उसका 25% एक्स्ट्रा देते हैं, तो ये गलत है, इससे कस्टमर के साथ धोखा हो रहा है, ठीक है। तो इसको कंट्रोल करने की आवश्यकता है। अगला पॉइंट, असंगठित उपभोक्ताओं को, असंगठित उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के लिए शिक्षित करना, टू एजुकेट unorganized customers about their rights, ठीक है। तो हर उपभोक्ता के अधिकार होते हैं, अकेला उपभोक्ता भी चाहे तो कंप्लेन कर सकता है, पर अगर संख्या बल के
पहले साथ ले जाता है, पूरा ग्रुप बना करके जाता है ना, कि 10-20 लोग मिलकर के बोले ये कंपनी ने हमको नुकसान किया है, हम सब जा रहे हैं एक साथ उसका आंदोलन करने के लिए, तो उसकी मांगे जल्दी पूरी होती है। एग्जाम्पल के लिए पहले ना नोकिया कंपनी का जो मोबाइल फोन हुआ करता था उसमें एक पर्टिकुलर बैटरी होती थी BL5C, बैच नंबर की बैटरी, ठीक है, तो वो बैटरी जिसके भी फोन में थी वो फोन फट जाता था। BL5C बैटरी का मोबाइल जितना था सब फटते चला जाता था, ब्लास्ट होता था उनके मोबाइल फोन में। तो जितने भी कस्टमर्स थे उन्होंने कंप्लेन किया, तो कंपनी ने क्या बोला नोकिया वालों ने, आपके पास जितनी भी नजदीकी दुकान है वहां जाओ, आप BL5C बैटरी को दो, उसके बदले आपको दूसरे ब्रांड का बैटरी, मतलब दूसरे बैच नंबर का बैटरी देंगे और फ्री नाम जाके एक्सचेंज करवा सकते हैं, ठीक है। दूसरा, ये जो वन प्लस कंपनी का मोबाइल फोन आता है, ठीक है, बीच में सॉफ्टवेयर अपडेट आया था उसमें, सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद में क्या हुआ था, उस मोबाइल फोन में ग्रीन लाइट आने लगी। अगर कोई जानते हो इसके बारे में तो ग्रीन लाइट आने लगी, तो वो लोग कस्टमर सर्विस सेंटर में गए और उसको फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्प्ले को रिप्लेस करवा दिया। और अगर आपके फोन का थोड़ा ज्यादा प्रॉब्लम है कुछ है तो कितना 2-4 हज़ार रुपए लेते थे और आपको नया फोन देते थे उसके बदले एक्सचेंज करके, ठीक है, उसी फोन को लेते थे और उसके बदले दूसरा एक्सचेंज करके फोन देते थे। जरूरी नहीं कि आपका फोन वारंटी पीरियड हो, 3 साल पुराना हो तो भी वो एक्सचेंज करके देते फ्री ऑफ कॉस्ट करा के देते, क्योंकि ये प्रॉब्लम उनकी गलती की वजह से आ रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे उपभोक्ताओं के अधिकार के बारे में पता होना चाहिए, और जब तक वो लोग आवाज नहीं उठाएंगे तब तक कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट कितना, मतलब रेटिंग लिख देना सीखा, ये तो हो गया, कितना 5 पॉइंट सीखे ना, 4। हाँ तो 5 पॉइंट लिखोगे, विवादों का निपटान, सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट, ठीक है। अब हेडिंग डालना, उपभोक्ताओं के विवादों का समाधान, उपभोक्ताओं के विवादों का समाधान, पहला लिखना जिला मंच के विवादों का समाधान, पहला लिखना जिला मंच, इसमें लिखना 20 लाख तक, मतलब उसके अंदर में छोटा सा ब्रैकेट में लिख दो 20 लाख तक। दूसरा लिखना राज्य आयोग, राज्य आयोग, इसमें लिखना 20 लाख से 1 करोड़ तक। अगला लिखना राष्ट्रीय आयोग, 1 करोड़ से ऊपर, 1 करोड़ से ऊपर। यहाँ पे वस्तु की कीमत की बात नहीं की जा रही है, आपके नुकसान की बात की जाए कि आपको कितने का नुकसान हुआ। वस्तु 5 रुपए की भी हो सकती है पर उसकी वजह से आपको ऑपरेशन करना पड़ जाए, ठीक है, उसके लिए लाखों रुपए खर्च होंगे, तो उसके हिसाब से इस अमाउंट का कैलकुलेशन होगा, उस वस्तु की कीमत से नहीं। और जब आप लोग क्लेम करोगे तो कीमत जैसे 5 के कुरकुरे से मेरा पेट में प्रॉब्लम हो गया तो उसका अगर मैं कंप्लेन करूँ 5 का कुरकुरे मुझे वापस नहीं देगा, जितना भी नुकसान हुआ है शरीर को प्लस आने जाने में जितना पैसा लगा, पूरी लड़ाई करने में, कानून की लड़ाई करने में जितना पैसा लगा वो सब पैसा मुझे मिलेगा, ठीक है। और कोई चीज की होती मानहानि, डिफेमेशन, कि अगर मैंने कंपनी के ऊपर झूठे आरोप लगाए थे और वो सिद्ध हो गया, मैंने बोल दिया कुरकुरे के पैकेट में मरा हुआ कॉकरोच मिला, प्रूफ हो गया कि उसमें कॉकरोच नहीं मिला, ठीक है, तो कंपनी की बदनामी जो है ना उसके लिए मुझे उनको पैसा देना पड़ेगा, ठीक है। एक अजीबोगरीब ऐसा केस हुआ था जिसमें रेडबुल कंपनी ना, रेडबुल जो एनर्जी ड्रिंक आता है विदेश में, ठीक है, ठीक, आदमी ने उसके पीछे कंप्लेन कर दिया कि आप लोग एडवर्टाइजमेंट में लिखते हो रेड बुल गिव्स यू विंग्स, उससे आपको पंख आ जाता है, ऐसा आपने क्लेम वो लिखा है स्लोगन, पर मैं तो इसको पिया, मेरे को तो कोई फर्क नहीं आया। इसके उसने क्या किया,
कंप्लेन कर दिया कंज्यूमर फोरम और उसको करोड़ों रुपए मिले उसके लिए, या आपने बहुत से एडवर्टाइजमेंट किया है, लोगों को गुमराह कर आप अपने एडवर्टाइजमेंट से ऐसा करके कंपनी ने उनको पैसे दिए करोड़ों रुपए, ठीक है। तो ऐसा तो हमेशा से भी नहीं कंज्यूमर को एक प्रोटेक्शन मिलेगा, कंज्यूमर के अगेंस्ट में भी जा सकती चीजें। अब नेक्स्ट है निकालना कॉर्पोरेट की सामाजिक जिम्मेदारी, कॉर्पोरेट की सामाजिक जिम्मेदारी, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब क्या होता है कि ना अपने देश में क्या है ना बहुत ज्यादा फिलैंथ्रोपिक अप्रोच रहा, फिलैंथ्रोपिक अप्रोच मतलब एकदम दान करने वाला एकदम अपना संस्कृति रही है गांधी जी के समय से उनसे पहले से, ठीक है। तो क्या बोला गया कि ऐसे ही हमारे देश में क्या गरीबी ज्यादा है, बेरोजगारी ज्यादा है, ठीक है। तो जितनी भी कंपनी जो लोग बहुत ज्यादा पैसा कमा रहे हैं, 5-5 करोड़ रुपए साल का कमा रहे हैं या उससे ज्यादा कमा रहे हैं, तो उन लोगों को क्या करना पड़ेगा, अपने प्रॉफिट का 2% हिस्सा उनको समाज की सेवा में सोशल वेलफेयर में लगाना होगा। भारत ऐसा देश है जहाँ पे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर के सीरियस नियम बनाए गए, इसके अलावा कोई ऐसा देश नहीं जहाँ ऐसा बनाया गया। ये बहुत अच्छी बात है ना, कि जो बहुत ज्यादा पैसा कमा रहे हैं वो लोग थोड़ा पैसा क्या करेंगे, गरीबों में दान धर्म करेंगे, और ये नियम के अकॉर्डिंग कंपलसरी हो जाएगा कि सबको करना ही पड़ेगा। आपने 2% पैसा प्रॉफिट का 2% एक्स्ट्रा क्या करना है, कुछ ना कुछ एजुकेशन में, पॉवर्टी में, है ना, और जैसे बाढ़ भूकंप सुनामी आए तो उसमें लगाना पड़ेगा आपको, ऐसा, ठीक है। समझ आया? पर किनके लिए? हर व्यवसाय के लिए नहीं, केवल जो बहुत बड़े व्यवसाय जो करोड़ों रुपए कमाते हैं उनके लिए। अभी क्या है डिटेल में हम लोग लिखते लिखते पढ़ेंगे। चलो लिखना कॉर्पोरेट की सामाजिक जिम्मेदारी, कॉर्पोरेट की सामाजिक जिम्मेदारी एक स्वनियंत्रित एक स्वनियामक और स्वनियंत्रित तंत्र है, स्वनियंत्रित तंत्र है जो यह सुनिश्चित करता है, जो यह सुनिश्चित करता है कि व्यापार कानून और नैतिक मानकों का अनुपालन करे। मानकों का अनुपालन करे। लिखना कॉर्पोरेट को कानून का पालन करने के साथ साथ उससे अतिरिक्त सामाजिक जिम्मेदारियों का भी निर्वहन करना होगा, जिम्मेदारियों का भी निर्वहन
करना होगा और बेहतर समाज और स्वच्छ पर्यावरण बेहतर समाज और स्वच्छ पर्यावरण में अपना योगदान देना होगा। इसको ना शॉर्ट में अपन लोग बोलते हैं CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर इंग्लिश में नहीं लिखी हो तो लिख लो, कहीं पे भी ब्रैकेट में डाल दो, रिस्पॉन्सिबिलिटी। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये मेनली कब इंप्लीमेंट हुआ था? 2013 जब कंपनीज एक्ट में बहुत सारे चेंजेस आए थे ना, परिवर्तन आए थे, तभी इसको इंप्लीमेंट किया गया था। उससे पहले यहाँ पे लागू नहीं था। ठीक है, अब लिखना CSR के उद्देश्य। CSR के उद्देश्य CSR के उद्देश्य, पहला पॉइंट गरीबी दूर करना। गरीबी दूर करना। दूसरा पॉइंट प्राथमिक शिक्षा को सर्वव्यापी करना। तीसरा पॉइंट महिला सशक्तिकरण। महिला सशक्तिकरण और जेंडर इक्वलिटी को क्या बोलेंगे? समानता। मतलब महिला और पुरुष में भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो उसमें से लिंग समानता बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ऐसा कुछ वर्ड पढ़े हो? हाँ तो लिख लो, लिंग समानता। महिला सशक्तिकरण, विमेन एम्पावरमेंट करना है, और मेल और फीमेल में कोई डिफरेंस भी नहीं करना है ना, लड़कियों लड़कियों में कोई भेदभाव नहीं करना है। तो उसको लिख लो तुम अपने शब्दों में। अगला पॉइंट चाइल्ड मॉर्टेलिटी, मतलब जो क्या बोला जी, जो बच्चे जन्म होते ही मर जाते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं अपन लोग हिंदी में? को चेक करके बता रहा हूं। बाल मृत्यु दर को कम करना। ठीक है, बाल मृत्यु दर को कम करना। अगला पॉइंट पर्यावरण स्थिरता सुनिश्चित करना। पर्यावरण स्थिरता सुनिश्चित करना। लास्ट पॉइंट वैश्विक साझेदारी को बढ़ावा देना। वैश्विक साझेदारी को बढ़ावा देना। अब ये जो CSR है ना, वो किस सेक्शन में बताया गया? इस एक्ट के सेक्शन 135 में बताया गया था। ठीक है, इसको लिखना सेक्शन के, इस सेक्शन में इसके बारे में बताया गया था।
और क्या बोला गया था कि किसी कंपनी का अगर नेटवर्क, ठीक है, नेटवर्क कितना होना चाहिए, 500 करोड़, 500 करोड़, ठीक। अगला टर्नओवर 1000 करोड़। अगला लिखना नेट प्रॉफिट कितना होना चाहिए, 5 करोड़। अगर ये तीनों कंडीशन फुलफिल होती है तो उस कंपनी को क्या करना पड़ेगा, सीएसआर के लिए एक कमेटी का गठन करना पड़ेगा। ठीक है, सीएसआर कमेटी का गठन करना पड़ेगा और उन लोगों को क्या करना पड़ेगा, उनके प्रॉफिट का 2% हिस्सा क्या हो सकता है, चेंज हुआ उतना वो लोगों को, तो आप लोग पहले उद्देश्य देखिए हो, गरीबी दूर करना है, प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देना है, जेंडर इक्वलिटी है ना, महिला सशक्तिकरण, बाल मृत्यु दर को कम करना, ये सब में वो पैसों को निवेश करना पड़ेगा। ठीक है, वहां पैसा लगाना पड़ेगा, खर्च करना पड़ेगा। समझ आया क्या क्या कंडीशन है। अगर कंपनी का नेटवर्थ 500 करोड़ का है, टर्नओवर 1000 करोड़ का है और नेट प्रॉफिट 5 करोड़ का है, तो उनको क्या बनाना पड़ेगा, कमेटी बनाना पड़ेगा। और वो कमेटी क्या करेगी, सोचेगी समझेगी और प्लान बनाएगी, जितना उनके पास पैसा है, 2% का जो भी है, उस पैसों को वो कहाँ कहाँ उद्देश्य में खर्चा करने वाली है। जितने कितने उद्देश्य, 6 उद्देश्य लेके अपन है, 6 में से किसी में करना चाहे तो कर सकती है, चाहे तो सब में थोड़ा थोड़ा कर सकती है। ठीक है, क्लियर। अब सीएसआर करने के लाभ क्या क्या होंगे, तो देखना सीएसआर के लाभ, हेडिंग डालना, ये भी पेपर में आ सकता है, सेक्शन 135, 132, 134 का ऐसा। ठीक है, पूछ लेगा सीएसआर की नीति पर गठन करने की जरूरत कब पड़ेगी, अगर प्रॉफिट 5 करोड़ है तो, प्रॉफिट 1000 करोड़ है तो, प्रॉफिट 500 करोड़ है तो आपको टिक करना पड़ेगा। ठीक, इसमें लिख लो इसको, सीएसआर के लाभ, पहला कर्मचारी वफादार होंगे, दूसरा पॉइंट वस्तुओं और सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ेगी, वस्तुओं और सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ेगी, तीसरा पॉइंट उपभोक्ता को, नए उपभोक्ताओं को, नए उपभोक्ताओं को आकर्षित किया जा सकेगा। अगला पॉइंट कंपनी की रेपुटेशन अच्छी बनेगी, रेपुटेशन अच्छी बनेगी। अच्छी पहचान बनेगी तो भी चलेगा, अच्छी पहचान बनेगी, नाम बनेगा, विश्वसनीयता बढ़ेगी, ख्याति। ठीक है, ये टॉपिक पूरे कंप्लीट हो गए। अब ये जो टॉपिक है ना सीएसआर वाला, इस बिजनेस एनवायरनमेंट के टॉपिक के सबसे अलग टॉपिक है, बिजनेस एनवायरनमेंट से मिलता जुलता नहीं, ये कंपनी अधिनियम से मिलता जुलता है। ठीक है, बट हमको इसमें पढ़ना पड़ रहा है, तो इसको एकदम ध्यान रखना, ये यूनिट 1 का ही टॉपिक है। सबसे मेन चीज यही है जो अभी तुम लोग यहाँ पे लिखे हो, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पहले भी आए हैं और आगे भी आ सकते हैं। इसमें ज्यादा कुछ नोट्स है नहीं, मतलब उसकी बुक भी नहीं बनी आज तक सीएसआर के ऊपर, बस वो कुछ कुछ सरकार ने कुछ कुछ टिप्पणियां बताई है, उसके अनुसार इसको फॉलो किया जाता है। ठीक, तो इतनी उसमें डिटेल है, उससे ज्यादा नहीं। चलो 5 मिनट का ब्रेक, फिर मार्केटिंग आगे